हेलो बच्चों, नमस्कार। बेटा, उम्मीद करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और जिसके लिए बेटा फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटा 4 टू I1 I2 डिवाइडेड बाई R और इंटू L। ये फॉर्मूला बेटा हम पढ़ चुके थे कि किन्हीं भी दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर पैरेलल में रखा जाता है और दोनों में अगर बेटा सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आपके पास अट्रैक्ट, और अगर एक दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। बात करते हैं बेटा, सबसे पहले जो कंडीशन अपने पास निकल के आती है उसके लिए हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, और वो टॉपिक अपने पास आता है कि ये स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होता है, तो वो हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने लास्ट वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। बेटा, उसी का कुछ लिंक है वो आज इसमें यूज होगा, तो पहले आप पिछले वाली जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लें, समझ लें। और आज हम अपने वीडियो लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं, वो अपने पास है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक अपने पास निकल के आता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को बेटा एक रेक्टेंगुलर लेनी पड़ेगी, लेकिन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर ए rectangular coil PQRS suspended in uniform magnetic field। हमने लिया कि एक अपने पास रेक्टेंगुलर सर्कुलर क्वाइल है जिसका नाम है बेटा PQR और S, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। B वेक्टर नाम लिख लेते हैं। लेट यहां पे हम माने PQ और RS दो साइड है और इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम L के रूप में। किसके रूप में? लेंथ। और एक हम मान लेते हैं QR और SP, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ब्रेड्थ, उसकी जो चौड़ाई है उसके रूप में। तो दो साइड लंबाई जिनकी L है और दो साइड इनकी चौड़ाई क्या है? B है। अब हम मान के चलते हैं, सबसे पहले लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ coil and मैग्नेटिक फील्ड। बेटा, ये जो आपको लिखवाया जा रहा है इसको आप आसानी से उतार सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या क्या अज्यूम किया है उसी के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे कि लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। बेटा, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है जिसका नाम है बेटा PQRS। उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और वो मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर।
उसके अंदर दो साइड पी क्यू और आर एस है एल के बराबर और क्यू आर और एस पी है बी के बराबर और थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ क्वाइल के बीच का जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है थीटा से। ये बेटा अपने पास सबसे पहले हमने लेट किया है। अब हम इसका डायग्राम बना के और इसका एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज अब ध्यान से देखें कि सबसे पहले क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी वो देखें। लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल, देखें बेटा ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ले ली, पी क्यू आर और एस, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। फिर मैंने क्या कहा है कि अपने पास ये साइड एल है और ये क्या है ब्रेड्थ बी है। पी क्यू और आर एस क्या है लेंथ है बेटा, पी एस और क्यू आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेड्थ कर रहा है। एक चीज और बताई है, ये प्लेन ऑफ क्वाइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके साथ एंगल क्या है ये थीटा। थीटा ये भी प्लेन ऑफ क्वाइल और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल क्या है अपने पास थीटा। तो इसका मतलब प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर लिया प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। अब देखें ये कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर। कितने कंडक्टर हो गए बेटा 4। और किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, F इज इक्वल्स टू आई बी एल एस साइन ऑफ थीटा। तो चारों कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू आई बी एल एस साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में और ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है। और सपोज दैट ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इस फॉर्म में P से लेके Q, Q से लेके R, R से लेके S, S से लेके बेटा P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके 4 कंडक्टर हैं और ये चारों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे बेटा तो इनके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू क्या बनेगा आई बी एल साइन ऑफ थीटा। सपोज दैट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कॉइल के ऊपर निकाल लेते हैं, इस कॉइल के ऊपर हम करंट की वैल्यू सबसे पहले इस कॉइल के ऊपर निकालते हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार फोर्स ऑन आर्म पी क्यू। देखिए पहले इस कंडक्टर के निकाल लें तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू आई, या तो ये लिखते थे एल वेक्टर क्रॉस क्या लिखते थे बी वेक्टर। भाई या तो क्या लिखते थे एफ इज इक्वल टू एल वेक्टर क्रॉस क्या लिखते थे बी वेक्टर, या लिखते थे एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन ऑफ थीटा। अब देखें यहां मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि पी क्यू जो क्वाइल है बेटा ये पहली क्वाइल है और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं F1 से। कर लिया यहां से I एज इट इज। L देखो बेटा लेंथ P से लेके क्या है Q, बोलो क्या लिखूंगा P से लेके Q वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। बोलो दोनों चीज अपने पास आ गई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू अपने पास पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखें सबसे पहले यहां अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एल है लेंथ है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है इसके अंदर है 90। कितने डिग्री का 90। देखें ये बेटा आर्म ऑफ कपल है ये, और ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो ये आपकी आर्म है
इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैं सोल्व करूंगा बेटा यहाँ से तो क्या बन जाएगा F1 वेक्टर आई पी क्यू की वैल्यू बेटा क्या बनेगी L वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं क्रॉस B वेक्टर। और अगर सोल्व करूं तो F1 वेक्टर आई एल बी साइन ऑफ थीटा और साइन 91, तो पहले वेक्टर का फोर्स निकल के आ गया बेटा F इज इक्वल टू आई एल इंटू बी। जो पहला फोर्स अपने पास निकल के आया है उसकी वैल्यू बेटा अपने पास कितनी निकल के आई है आई एल इंटू बी। फिर ध्यान से सुने कि कुछ नहीं करना था, हमें फोर्स ऑन आर्म पी क्यू निकालना था। तो पी से लेके क्यू के लिए निकाला, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल दोनों में 90 डिग्री। फॉर्मूला हमें पता है बेटा एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर मतलब पी से लेके क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर को लिखा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हमें पता दोनों में एंगल कितना है 90, इसलिए इक्वेशन निकल के आ गया F1 इज इक्वल टू आई एल इंटू बी। अब एक बात देखें, हमें यहाँ पे डायरेक्शन और चाहिए बेटा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो ये जो अपने पास रिप्रेजेंट करता है बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। देखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ बाहर की तरफ। देखें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपके पास फोर्स किधर लगा बेटा बाहर की तरफ। तो अगर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं इससे, माना कि ये आ गया F1, बोलो क्या लगा F1। फिर देखें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा बाहर की तरफ। अब मेरे को आसानी होगी निकालने में, अगर ये F1 है तो इस पे F2 और इस पे क्या मान लें F3, और इस पे F3 निकालूंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे क्या है बेटा अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो इस पे फोर्स लगेगा, तो इससे क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और निकाल भी सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट बेटा किधर है ऊपर, तो फोर्स किधर होगा इनवर्ड, किधर लगा इनवर्ड। तो इसका मतलब देखो इस आर्म पे और इस आर्म पे कैसा होगा आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें करंट नीचे की तरफ है, इसमें करंट किधर है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट बेटा ये उंगली रिप्रेजेंट करेगी किधर जाएगी ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। तो यहाँ अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम नाम दे देते हैं F3। क्या नाम दे देते हैं F3। इससे आगे जब हम इसी पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन आर्म, कौन सी आर्म है आरएस के ऊपर। तो यहां निकालूंगा तो सेम क्या नाम दिया इसको F3, क्या नाम दिया है F3। आई एज इट इज आर से लेके एस वेक्टर क्रॉस क्या करोगे बेटा बी वेक्टर। अब देखिए आर से लेके एस कह लो चाहे एस से लेके आर कह लो, किसके बराबर है एल, तो आई एल वेक्टर क्रॉस क्या हो गया बी वेक्टर। ये दोनों आमने सामने है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसके लिए भी एंगल कितना बनेगा 90। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा F3 इज इक्वल टू आई एल बी, और क्या बनेगा अपने पास साइन 90, और वही वैल्यू निकल के आई आई इंटू एल इंटू बी। ये दोनों कंडीशन याद रखना कि इन दोनों में एल वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, मतलब जो साइन थीटा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90। तो F1 की वैल्यू निकाल ली, F3 की इसको डिनोट कर दिया F3 से। दो कंडीशन बेटा अपने पास निकल के आ चुकी हैं। अब मैं बात करता हूं अपने पास, और वो कंडीशन इस फॉर्म के अंदर निकालते हैं। देखते हैं दो आर्म आपके पास बची है, एक आर्म एस पी से लेके एस, और एक आर्म बची आपके पास क्यू से लेके आर। तो इनको अच्छे से समझ में आया होगा। एक हमने निकाला है पी से लेके क्यू के लिए, और एक बेटा हमने निकाला है आर से लेके एस के लिए, और दोनों की वैल्यू सेम आई है आई एल बी, और लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, इधर इसकी किधर है ऊपर की तरफ है। लेकिन यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है इसको आउटवर्ड, और यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रखा है इनवर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम, हम दोनों कंडक्टर जो दो बच गए हैं इनके ऊपर और निकालें।
तो देखें यहां अगर मैं बात करूं तो ये दो रिजल्ट मैं निकाल चुका हूं कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F3 वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो लिख देता हूं यहाँ पे ILB, और F3 है उसकी भी कितनी आ जाएगी ILB। F1 की वैल्यू भी I इंटू L इंटू बी और F3 की वैल्यू भी क्या निकल के आई L इंटू बी। अब बात करते हैं इसके लिए, इनके लिए बात करते हैं तो हम मान लें थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले कंडीशन क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी, जैसे हम फोर्स ऑन आर्म PS आर्म पे निकालें, P से लेके S आर्म पे अगर हम फोर्स निकालें तो वही चीज करेंगे। F4 का नाम लिख लेते हैं I, P से लेके या S से लेके P वेक्टर क्रॉस क्या लिखेंगे वही B वेक्टर। वही कंडीशन लगानी है बेटा, I L वेक्टर क्रॉस क्या लगाओगे B वेक्टर, तो SP वेक्टर क्रॉस क्या बन जाएगा B वेक्टर। देखो I S से लेके P किसको रिप्रेजेंट करता है ब्रेड्थ, तो B वेक्टर क्रॉस क्या लिखोगे B वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे कि कंडीशन अपने पास निकल के आएगी बेटा, और वो क्या आएगी, देखो इसके ऊपर जब आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ऐसा है, करंट आपका कैसा है इस डायरेक्शन अपोजिट, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बेटा। इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे ना, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, करंट ऐसे, तो फोर्स किधर होगा अपवर्ड। तो इसको एक बार तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहां से क्या निकल के आया F4। इससे देखो अपोजिट करंट है तो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा F2 नीचे की तरफ डायरेक्शन। इसके लिए एक बार देख ले बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास करंट है, करंट ये उंगली रिप्रेजेंट करेगी, तो इधर बैकवर्ड की साइड थोड़ा सा ऐसा करके देखेंगे तो फोर्स बेटा किधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, इसमें अपोजिट करंट है, तो जैसे इसमें और इसमें इक्वल और अपोजिट आए हैं, ऐसे ही इधर इसके अपोजिट क्या आ जाएगा F2। तो इसका मतलब इसमें अगर डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ है फोर्स की, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो किधर आएगी नीचे की तरफ। अब देखना है फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस प्लेन ऑफ कॉइल पे, तो ये एंगल कितना है थीटा। तो ये जो एंगल बच गया अपने पास, जो टोटल एंगल आपके पास यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया 180, तो यहां से और यहां तक का इस प्लेन ऑफ कॉइल पर यहां तक का एंगल कितना बच जाएगा अपने पास 180 माइनस का थीटा। देखें बेटा यहां तक का एंगल आपका 180 है और ये एंगल कितना है आपका थीटा, जो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा है। लेकिन फोर्स बाहर की तरफ है, ये बाहर वाला एंगल हम काउंट करेंगे, तो बाहर वाला एंगल जैसे हम काउंट करेंगे तो ये एंगल तो थीटा है, तो यहां से लेके देखो यहां तक 180 हो गया, तो ये वाला हिस्सा घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 180 माइनस का थीटा। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैं हटाऊंगा आई बी इंटू बी और साइन थीटा, और साइन कितना आ जाएगा 180 माइनस का थीटा, क्या निकल के आएगा 180 माइनस का थीटा। इस स्टेप को एक बार दोबारा देखें बेटा, आई एस पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एस पी को क्या लिखा है बी क्रॉस बी लिख दिया यहां पे। ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट अपोजिट है तो फोर्स किधर है ऊपर की तरफ, इस साइड है, थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो फोर्स किधर जाएगा ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब आई बी इंटू बी। एंगल देखें ये एंगल थीटा, लेकिन यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना 180, ये एंगल थीटा। तो हमें ये बाहर वाला एंगल लेना है, यहां से लेके प्लेन ऑफ कॉइल से और यहां तक का एंगल हमें लेना है, ये एंगल लेंगे तो 180 माइनस का थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा सेम रहता है आई इंटू बी साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू हमें पता है बेटा कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है साइन थीटा। अब ऐसे ही हम बात करें और बात कर लेते हैं फोर्स ऑन आर्म, फोर्स ऑन आर्म क्यू आर, किसके ऊपर निकालें हम क्यू आर के ऊपर, आसानी से निकल जाएगा। अगर क्यू आर पे निकालना है तो सेम कंडीशन F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और F2 से अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा तो क्या बन जाएगा आई क्यू इंटू आर वेक्टर, क्यू इंटू आर वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा अपने पास बी वेक्टर। इसको लिख सकते हैं आई
क्यू इंटू आर को वही बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये बन जाएगा आई बी इंटू बी। क्रॉस को हटाएंगे, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा। अब देखो जैसे इसमें हमने बेटा बाहर वाला एंगल काउंट किया था, यहां से लेके ये जो एंगल मैं एक बार रिप्रेजेंट करता हूं इसको रेड मार्कर से, ये एंगल काउंट किया था। ऐसे इसमें बाहर वाला एंगल काउंट करेंगे फोर्स के लिए, तो साफ साफ हमें लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल में कितना एंगल है, थीटा। अब हमें करने की जरूरत नहीं है, जैसे उसमें हमने लिया था प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक, ऐसे प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से मैं आसानी से लिख सकता हूँ इस टर्म को साइन थीटा, और यही वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है। अब हम बात करते हैं इसके लिए, देखो एक बार इन दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या थी, सेम, ऐसे इन दोनों की मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। देखो F4 बेटा किधर है, ऊपर की तरफ, और F2 किधर है, नीचे की तरफ। अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे थी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आई, ऊपर। इसमें अपोजिट होगी तो किधर आ गई, नीचे। इनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उंगलियां सेट करनी पड़ेगी बेटा। तो ये दोनों डायरेक्शन, एक अपवर्ड आएगी, एक कैसे आएगी, डाउनवर्ड। अब दोनों वैल्यू आ गई अपने पास, F4 भी आ गया और क्या आ गया, F2 भी। एक चीज आपको देखने को मिली है, हमने F4 निकाला बेटा यहाँ से और F2 निकाला है यहाँ से, दोनों वैल्यू हमने निकाली है। एक बात देखें कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मैं आसानी से लिख सकता हूं यहां से कि F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं लिख सकता हूं F2 वेक्टर एंड F4 वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट। अब देखो ये दो फोर्स हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए, बच गए कितने फोर्स, दो। लेकिन हमें क्या निकालना है, टॉर्क। और टॉर्क आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर आता है, और सर्कुलर मोशन टॉर्क देखो इसके ऊपर लगाओगे तो एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, तो ये क्या करने लग जाएगा, रोटेट। और ऐसे रोटेट करता है जब क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो हम एक बार कोई भी एक आर्म लेते हैं, जैसे ये आर्म ले लिया हमने PS, बात करते हैं PS आर्म के लिए। तो देखें एक बार ध्यान से, PS आर्म की जब हम बात करते हैं तो ये सिचुएशन निकल के आती, ये ले लिया हमने PS आर्म, P से लेके S, ये कंडीशन हमने यहां से ली है। ये आपने इसके साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल बेटा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा। देखो आपके सामने ये, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, इस हिस्से पे ये फोर्स क्या है, F1, और इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, F3। मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां से। ये नीचे की तरफ कौन सा है, F1 I B इंटू L, और ये ऊपर की तरफ कौन सा है, F3 I इंटू B इंटू L। ये वैल्यू आपके पास F1 और F3 की आई है। देखो यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कपल की फॉर्मेशन हो रही है, कि ये आपके पास आर्म है, इसके एक कॉर्नर के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ और एक कॉर्नर पे फोर्स नीचे की तरफ, और एक कपल की फॉर्मेशन हो रही है, और इसको क्या करवाएगा, रोटेट। और फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल क्या कहलाता है, टॉर्क। और जैसे ही एक कॉइल रोटेट करेगी तो इसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क। तो हमने एक चीज देखने को मिली कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कॉइल के ऊपर फोर्स भी लगता है एज वेल एज टॉर्क भी लगता है। क्या क्या लगता है, फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। अब हम बात करते हैं इसके लिए, ये कंडीशन हम इसके आर्म ऑफ कपल निकालने के लिए इसको एक बार कंप्लीटली डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, और इस पॉइंट को मैंने T मान लिया, इस पॉइंट को मैंने T माना, इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। ये जब ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा, थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये एंगल भी अपने पास क्या कहलाएगा, थीटा। इस पॉइंट को मैंने T मान लिया। देखें जैसे ही इस PS कॉइल के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क। PS कॉइल एक्सपीरियंस ए टॉर्क,
क्या एक्सपीरियंस करेगी, यहाँ से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और जैसे ही PS कॉइल यहाँ पे बेटा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो हम बात कर लेते हैं इसके लिए। तो टॉर्क जब हम निकालेंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों कॉर्नर पे लग रहे हैं, तो टॉर्क का रियल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। एक चीज और देखते हैं, हम यहाँ पे एक ये एरिया वेक्टर लगा लेते हैं एन कैप, और बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, ये एन कैप एरिया वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और अगर टोटल प्लेन के साथ बनाए तो अल्फा प्लस क्या मान लें, थीटा। एक परपेंडिकुलर वेक्टर है आपके पास एन कैप, और ये परपेंडिकुलर वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है अल्फा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है वो कितना बन जाएगा 90। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अल्फा प्लस थीटा, ये क्या लगा दिया हमने 90, क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हमने यहाँ पे बेटा काउंट किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो बेटा हमने जो ये नॉर्मल ड्रॉन किया है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और टोटल जो प्लेन ऑफ कॉइल के साथ तो अल्फा प्लस थीटा टोटल सम कितना हो जाएगा 90। तो ये याद रखना, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉन किया है यहाँ पे, एन वेक्टर के नाम से लिख लिया, तो अल्फा प्लस थीटा का सम क्या हो जाएगा 90, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा एंगल, और नॉर्मल ड्रॉन इसको बोला जाएगा। टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क हो गया बेटा फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। अब मैं टॉर्क निकालता हूं यहाँ से, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क की बात करते हैं, देखो फोर्स हमें पता है आई एल इंटू बी, आई एल इंटू बी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आर्म ऑफ कपल, कपल की आर्म, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दोनों पॉइंट, तो ऐसे लेके क्या लिख सकते हैं टी, आर्म ऑफ कपल को क्या लिख लिया हमने एस टी। जब इस ट्रायंगल से हम एस टी की वैल्यू निकालेंगे, इस ट्रायंगल से हम एस टी की वैल्यू निकालेंगे तो निकाल सकते हैं एस टी बटा पी एस। देखें एस टी बटा निकालेंगे पी एस, एस टी बटा पी एस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस बच गया, वो क्या कर लिया हाइपोटेन्यूज, और बेस बटा हाइपोटेन्यूज आपके पास निकालोगे तो कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कोस थीटा। तो एस टी की जो वैल्यू निकल के आएगी इंटू पी एस, और इंटू क्या कर लेंगे कोस थीटा, और एस टी क्या आ जाएगा, पी एस की वैल्यू क्या होती थी ब्रेड्थ, और ये क्या लिखा है एस टी इज इक्वल टू बी कोस ऑफ थीटा। दो वैल्यू बेटा हमने यहां से निकाली है। अब देखिए इसमें पुट कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी, एस टी की वैल्यू बी कोस ऑफ थीटा। बोलो आगे, इसको और सोल्व करते हैं, आई बी को बाहर, एल इंटू बी कोस ऑफ थीटा, आई इंटू बी, एल इंटू बी क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू कोस ऑफ थीटा। एक तो कोस ऑफ थीटा की टर्म में ये फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो इसकी टर्म में वी नो दैट जो नॉर्मल ड्रॉ किया था क्या था एन वेक्टर नॉर्मल ड्रॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और इसके यहां तक नॉर्मल है तो 90 डिग्री, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 90। और अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई बी इंटू ए कोस 90 माइनस अल्फा, और अगर इसकी टर्म में निकाले तो आई इंटू बी ए और साइन अल्फा। साइन अल्फा की टर्म में, अल्फा एंगल है नॉर्मल ड्रॉन विद मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों टर्म में हमने फॉर्मूले निकाल दिए हैं। अगर कोस थीटा की टर्म में निकालना है तो आई बी इंटू ए कोस थीटा, और थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा की अगर बात करें तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन। ये आपके पास दो इक्वेशन निकल के आई है बिल्कुल सिंपल। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल की बात की तो एस से लेके क्या डिस्टेंस है टी, और इस ट्रायंगल से थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो एस टी बटा क्या किया बेटा पी एस, क्या निकल के है कोस थीटा,
PS की वैल्यू हमें पता है B, और फॉर्मूला निकल के आ गया IT इज इक्वल्स टू B cos ऑफ थीटा। इस कंडीशन को हम एक फॉर्म और भी लिख सकते हैं, और वो अपने पास क्या आ सकती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू I, और साइन अल्फा को हटा दो यहाँ से, तो ये भी लिख सकते हैं एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। I इज इक्वल्स टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बेटा यहाँ तक था अपने पास इंपॉर्टेंट केस। अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट, जो एक 2-3 केस बनते हैं उसके बारे में। ये इसका फाइनल रिजल्ट था जो 2 फॉर्म में निकाला है, आई बी इंटू ए कोस थीटा, आई बी इंटू ए साइन अल्फा। और किसी भी रेक्टेंगुलर क्वाइल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स भी यूनिफॉर्म। केस डिराइव करते हैं, केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट की बात करते हैं, और केस फर्स्ट आपके पास क्या है, इफ coil is set up parallel to direction of magnetic field। आपसे कहता है कि अगर क्वाइल की डायरेक्शन, प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगर बात करते हैं पैरेलल डायरेक्शन आ गई क्वाइल भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, तो हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा अगर 0 तो देखो टॉर्क की वैल्यू थीटा 0, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल था, प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड, और क्या ले लिया हमने, थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसे ही आपकी क्वाइल है, ऐसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो थीटा क्या लोगे, 0। ये आ गया अपने पास I इंटू बी इंटू ए, क्योंकि कोस 0 क्या हो जाएगा, 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n से। तो अगर आपकी प्लेन ऑफ क्वाइल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, और ऐसे टॉर्क को याद रखना बोला जाता है रेडियल, न ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। किसको बोलेंगे बेटा, जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ क्वाइल दोनों की क्या हो, सेम, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एक बार आप यहां आ जाएं, जब थीटा 0 तो इस पॉइंट के अंदर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। थीटा 0 तो देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। ये कंडीशन आपके पास आ सकती है। दूसरा केस, इफ क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये केस भी हो सकता है। क्वाइल कैसी हो, परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना, 90। अब देखो थीटा अगर 90 तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पुट कर लो चाहे कोस 90 0, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर लो तो साइन 0 0, तो टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा, 0। बोलो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम। बोलो क्या कह सकते हैं इसको, मिनिमम। ये 2 सिचुएशन अपने पास निकल के आई है बेटा, कि अगर अपने पास कंडीशन क्या है, अगर प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम तो थीटा 0, टॉर्क मैक्सिमम, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, रेडियल। तो क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है मैक्सिमम टॉर्क के लिए, तो उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी, 90 डिग्री, तो थीटा 90, अल्फा क्या बनेगा, 0, और टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, 0, क्योंकि अल्फा 0 साइन 0 भी क्या बन जाएगा, 0। तो ये एक्सप्रेशन था आपके पास बेटा कि कंडीशन हम निकालें तो मैक्सिमम और मिनिमम, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैक्सिमम आपके पास क्या निकल के आया है, टॉर्क निकल के आया। इसके बाद हम बात करते हैं व्हेन ए रेक्टेंगुलर क्वाइल, अगर आपके पास कहे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हो इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक रेक्टेंगुलर क्वाइल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हो, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हो,
इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इक्विलिब्रियम को पता है आपको, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन के अंदर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या कंडीशन आ जाएगी, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा और नेट फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बस बेटा दो फॉर्मूले याद रखने हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई बी इंटू ए कोस थीटा और एक टॉर्क आई बी इंटू साइन अल्फा। इन दोनों का मीनिंग अच्छे से पता हो, थीटा एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड और अल्फा एंगल बिटवीन द नॉर्मल ड्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। ये दोनों वैल्यू आपको अच्छे से याद हो। ये टर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद आप दोनों ये केस निकाल सकते हो परपेंडिकुलर के लिए। तो रेडियल में होगा बेटा मैक्सिमम टॉर्क और जब परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। और टॉर्क अगर जीरो हो गया तो कैसी कंडीशन कह रहा है, इक्विलिब्रियम। कैसी कंडीशन कह रहा है अपने पास, इक्विलिब्रियम।